तो आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है कि टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनर्जी करेक्शन निकाला था या जो एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला निकाला था उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखिए, एमएससी के एग्ज़ाम में वो फॉर्मूला निकालना आपके आता है और एमएससी में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं। CSIR नेट में केवल न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्मूला निकालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला निकालना केवल आप लोग एमएससी में सीखो और उसको अप्लाई आप लोग CSIR नेट में करना, ठीक है ना। अब आगे देखो, हम अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए पहले मैं आपको एक बार अवगत करा दूंगा कि वो फॉर्मूला क्या था, ठीक है। और उस फॉर्मूले से आप रूबरू हो जाओ, उस फॉर्मूले को आप लर्न कर लो, क्योंकि वो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आगे भी वो ज़िंदगी में काम आएगा। इसीलिए तो जब भी आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में, ठीक है ना, तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज करके एनर्जी करेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको चाहो तो दीवार पे टांग लो। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन द nth एक्साइटेड स्टेट। ये जो ऊपर पावर में ब्रैकेट में 1 लिखा होता है ना, ये ऑर्डर ऑफ करेक्शन कहलाता है। जैसे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमें निकालना है। ये जो पैरों में n लिखा होता है, ये n शो करता है कि आप किस स्टेट में करेक्शन निकालना चाहते हो। स्टेट इन द सेंस ग्राउंड स्टेट में निकालना चाहते हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालना चाहते हो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में निकालना चाहते हो, एंड सो ऑन। तो ये n उसको डिनोट करेगा कि आप किस एक्साइटेड स्टेट में करेक्शन निकालना चाहते हो। पावर में डिनोट करता है कि आप किस ऑर्डर का करेक्शन निकालना चाहते हो। तो जैसे मान लो आप nth एक्साइटेड स्टेट में करेक्शन निकालना चाहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ना nth एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन लिख देते हैं। अब आपने जो गंदगी लगाई है या जो पर्टर्बेशन आपने लगाया है, उस पर्टर्बेशन या गंदगी की वैल्यू को बीच में लगा देते हैं और फिर उसके बाद में वापस से वही फिट कर देते हैं। अब देखो, इसको सोल्व करने का एक तरीका क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट नोटेशन को हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके पास में इंटीग्रेशन फॉर्म है ब्रैकेट नोटेशन को लिखने का, तो इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको हल किया जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ लगाई जाएगी। अब रही बात, इस इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगेगी, तो यहाँ पर वो लिमिट लगाई जाती है जिस लिमिट में आपने पर्टर्बेशन दिया है। लिमिट ऑफ पर्टर्बेशन मतलब जिस एरिया में या जिस लिमिट में आपने पर्टर्बेशन लगाया है ना, वो लिमिट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो 1D बॉक्स जो होता है उसका वेव फंक्शन जो होता है ना, वो 0 से a के बीच में होता है। बट मैंने पूरे 1D बॉक्स में पर्टर्बेशन नहीं लगाया, मैंने केवल 0 से a/2 में पर्टर्बेशन लगाया है। तो यहाँ पर आप लोग वेव फंक्शन की लिमिट मत लगाना, वेव फंक्शन तो वेरी कर रहा है 0 से a लिमिट में, बट आपने जो पर्टर्बेशन लगाया है वो लगाया है 0 से a/2 लिमिट में। तो यहाँ पर वो लिमिट लगाई जाएगी जिस एरिया में या जिस लिमिट में पर्टर्बेशन लगाया है, और वो लिमिट 0 से a/2 होती है, ठीक है। जो ब्रैम में होता है उसको हम लोग स्टार की फॉर्म में लिखते हैं। फिर उसके बाद में पर्टर्बेशन जो भी आपने लगाया वो लिख दो, और जो केट में होता है उसको नॉर्मल लिखते हैं। और ये डीटो, डीटो मतलब वॉल्यूम इंटीग्रेशन, मतलब कि अगर आप 1D में लगा रहे तो dx, 2D में लगा रहे तो dy, dx dy, और 3D में लगा रहे तो dx dy dz। स्फेरिकल सिस्टम में अगर आप हो तो स्फेरिकल में क्या होता है, dr, 2D में फिर r d थीटा d फाई, और 3D में क्या हो जाएगा r d थीटा d फाई, r मतलब साइन साइन थीटा भी आ जाएगा उसमें, dr d थीटा d फाई लाइक। तो एनीवे सवाल करते हैं। ये फॉर्मूला है मास्टर फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, और ये कल भी आपको लिखा दिया था मैंने, ये आपके कल का लास्ट था। अब आगे चलो क्वेश्चन देखते हैं।
तो द क्वेश्चन इज दैट कंसिडर वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स. कंसिडर वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, इसी को 1D बॉक्स बोलते हैं. इनफाइनाइट पोटेंशियल मतलब कि उसकी दीवारें जो है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल की होती है ना. इनफाइनाइट पोटेंशियल की होती है मतलब जहाँ पोटेंशियल होगा वहाँ वेव फंक्शन नहीं होगा. तो जहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है वहाँ पर वेव फंक्शन वर्क नहीं करता है. और इसका आइडेंटिफिकेशन आपको इस पोटेंशियल से मिल जाएगा. उसने एक पोटेंशियल दिया हुआ है. तो हमेशा कोई भी पोटेंशियल जो होता है ना किसी भी क्वांटम प्रॉब्लम को पहचानता है, मतलब उसकी पहचान करवाता है. अब जैसे मान लो आपको ये पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इस पोटेंशियल से ये पहचानने में आ रहा है कि हाँ हमारे पास 1D बॉक्स है. 1D बॉक्स मतलब जो आप लोगों ने BSc में पढ़ा था. आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ सवाल में, बट फिर भी मैं बनवा रहा हूँ ताकि आपको पहचान सकूँ कि कौन सी प्रॉब्लम है. ये 1D बॉक्स प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें ये इनफाइनाइट दीवारें होती है जहाँ से आपका पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता. इसी के बीच में बाउंड होता है और इस बाउंड्री में के बीच में वो फ्री होता है, मतलब वो कहीं भी जा सकता है. पोटेंशियल 0 है. तो 0 से 1 की एक बाउंड्री बना दी आपने अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल. ठीक है. इसमें पार्टिकल है. जैसे एक राजकुमारी होती है ना, तो राजकुमारी अपने इतने बड़े महल में कहीं भी फ्रीली घूम सकती है बट वो बाहर नहीं निकल सकती है. ठीक है ना. ठीक उसी प्रकार से ये पार्टिकल है, अपने महल में फ्री है, कहीं भी कोई बाउंडेशन नहीं है बट वो एक फिक्स दीवार से बाहर नहीं निकल सकता. अदरवाइज यहाँ पर भी पार्टिकल नहीं है तो इनफाइनाइट पोटेंशियल मान लेते हैं. यहाँ पर भी पार्टिकल नहीं है तो इनफाइनाइट पोटेंशियल. तो जहाँ पार्टिकल नहीं होता, जहाँ वेव फंक्शन नहीं होता, वहाँ इनफाइनाइट पोटेंशियल मानते हैं. या फिर ऐसे बोल दो, जहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है वहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वहाँ पर वेव फंक्शन 0 होता है. नाउ ये आपको प्रॉब्लम दे दी उसने सवाल में. अब आपसे पूछा क्या वो देखो. इफ इट इज परटब्ड विद if it is perturbed with हैमिल्टोनियन. याद रखना पर्टर्बेशन हमेशा एनर्जी की फॉर्म में दिया जाएगा क्योंकि पर्टर्बेशन हमेशा एनर्जी को ही कम करता है. H डैश इज इक्वल टू लेमडा V0/2. ये आपको गंदगी की वैल्यू दे दी, H डैश की वैल्यू से दे दी. देन फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन. देन फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन in its ground state energy. In its इसका मतलब समझे, आपको उस फॉर्मूले में ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन यूज में लेना है. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है आपको. तो देखो मैं आपको एक बार सवाल स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप समझाऊंगा डिटेल में. आपको एमएससी में इतनी स्टेप्स फॉलो करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप एक आध स्टेप भूल भी जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको डायरेक्टली कराऊंगा, मतलब जैसे हम लोग CSIR नेट में सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन आपको बता दूंगा. स्टेप्स आप लोग बना लेना अपने आप से. ठीक है ना. सबसे पहले जब सॉल्यूशन किया जाता है डिटेल में तो हमेशा वो चीज़ लिखी जाती है जो गिवन होती है. तो आपको जो गिवन है वो क्या है, मतलब आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन इस प्रकार लिखना होता है कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हो, उसको कुछ नहीं आता. एक बात याद रखना, एमएससी के सॉल्यूशन करते वक्त एक चीज़ याद रखा करो कि उसको कुछ नहीं आता एग्जामिनर को. तो आप इस प्रकार सॉल्यूशन करो कि हम उसको बता पाएँ. अब देखो इसका मतलब ये है आप लोगों ने ये पहचान लिया, दैट इज दिस इज अ 1D बॉक्स प्रॉब्लम. दिस इज 1D बॉक्स प्रॉब्लम. यही है ना. आप लोगों ने पोटेंशियल से पहचान लिया. हैविंग लेंथ
हैविंग लेंथ a इज इक्वल टू 1। नॉर्मली हम लोग a मान लेते हैं या फिर l मान लेते हैं, कभी कभी l मानते हैं कभी a मानते हैं, ठीक है ना। सो वी नो दैट, आप ये जानते हो, वी नो दैट द वेव फंक्शन ऑफ 1D बॉक्स हैविंग लेंथ a, मान लो कोई 1D बॉक्स है जिसका लेंथ क्या है, a है, उसका वेव फंक्शन आप जानते हो क्या होता है उसका वेव फंक्शन, हैविंग लेंथ a ऑफ nth एक्साइटेड स्टेट, ले लो ऑफ nth एक्साइटेड स्टेट। तो साइन n बराबर क्या जानते हो, ये आपको याद होना चाहिए, आपने बीएससी में पढ़ा था, √2/a साइन n πx/a, है ना। देखो अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास में यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में आपको फाइंड करना है। हियर आपके पास में सवाल में लेंथ a दिया हुआ है, क्योंकि 0 से a तक ही आप बाउंड हो ना, इसलिए आप चाहो तो यहाँ बना लो, सॉल्यूशन में सुविधा रहेगी, 0 से 1 तक ही आप बाउंड हो इनफाइनाइट पोटेंशियल दीवार में। तो इसका मतलब a बराबर, एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट, एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्शन, वी हैव टू फाइंड द correction in ground state. So for ground state, देखो 1D बॉक्स में ग्राउंड स्टेट जो होती है ना बेटा, वो n इज इक्वल टू 1 पर आती है, हमेशा याद रखना, हमेशा n बराबर 0 मत कर देना, क्योंकि n बराबर 0 करते ही क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 होते ही आपका सवाल खत्म, आपका वेव फंक्शन खत्म, फिर आप लोग स्टडी किसी का नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली अगर मैं ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 1 पुट करता हूँ तो साइन 1 ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √2, एंड यहाँ हो जाएगा साइन πx, क्योंकि आपने a बराबर 1 पुट कर दिया। तो अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास क्या हो गया, ये वाला वेव फंक्शन हो गया। नाउ अब आपको पर्टर्बेशन दिया हुआ है ना। सो एक और चीज लिख लो, एंड द वेव फंक्शन एंड एनर्जी, यहाँ पे एक लाइन वर्ड कर लो तुम, वो भी यूज करना चाह कर, क्योंकि तुम्हें कंप्लीट निकालनी पड़ेगी। द वेव फंक्शन एंड energy of 1D box having the length a, अच्छा लिखा नहीं है तुमने, having the length a of nth, तो एनर्जी भी लिख लो पास में। एनर्जी क्या होती है तुम्हें याद होनी चाहिए, 1D बॉक्स की एनर्जी क्या होती है, n² π² h² / 2m a²। अब यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ पर लेंथ तुम्हारी a बराबर 1 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट के लिए E1 ये कहलाती है एक्चुअल एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट, दैट्स कॉल्ड द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल एनर्जी या फिर अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। अनपर्टर्ब्ड, मैंने कल आपको अनपर्टर्ब्ड लिखाया था ना, मतलब जो उसकी एक्चुअल एनर्जी है वो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग हमारे सवाल के लिए, सुविधा के लिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E1 नोड, है ना, क्योंकि हमने इसको एक्चुअल माना है सवाल के अकॉर्डिंग। तो भैया पर्टर्ब्ड क्या हो जाएगी, तो पर्टर्ब्ड तो आपको निकालना है, तो पर्टर्बेशन करेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, नाउ
गिवन पर्टर्बेशन गिवन है आपको, है ना? क्या गिवन है पर्टर्बेशन? एच डैश बराबर लैम्डा बी नॉट बाई टू। ठीक है, लैम्डा तो पर्टर्बेशन पैरामीटर कहलाता है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो पर्टर्बेशन पैरामीटर फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग जब करेक्शन निकालेंगे सो द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 1 और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मतलब ये, तो वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास? ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, बीच में पर्टर्बेशन और फिर से ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। अब देखो, आपको ये नहीं बोला गया कि मैंने पर्टर्बेशन किसी लिमिट में लगाया है, तो इसका मतलब पर्टर्बेशन पूरी लिमिट में लगा है, 0 से लेके 1 लिमिट में ना। तो ये साइन 1 का स्टार और एच प्राइम और साइन 1 और डी एक्स इसलिए बिकॉज 1D बॉक्स है। ऊपर से वैल्यूज पुट कर दो, साइन 1 स्टार का वैल्यू साइन 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी आयोटा नहीं है, तो अगर आयोटा नहीं है तो फिर साइन 1 स्टार का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और एच डैश कितना है? लैम्डा वी नॉट बाई टू, और फिर साइन 1 भी कितना है? अंडरवुड है। तो इस साइन स्टार साइन के बराबर हो जाएगा अगर साइन जो है वो रियल फंक्शन है, तो ये रियल ही है, इसमें कहीं भी आयोटा नहीं है ना। बस केवल इंटीग्रेशन सोल्व करना है और कुछ नहीं। पर्टर्बेशन में मेन चीज़ होती है इंटीग्रेशन सोल्व करना, और कुछ भी नहीं होता। देखो, जो x पर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है वो मैंने अंदर रखी, और जो x से इंडिपेंडेंट है सब बाहर निकाल ली। जैसे √2 का मल्टीप्लाई √2 से किया तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया। लेमडा वी नोट अपॉन 2 ये सब कांस्टेंट है, ये सब x के फंक्शन नहीं है ना। तो जो x के फंक्शन है वो कौन कौन से हैं? केवल वो है साइन स्क्वायर और पाई एक्स। अब भैया साइन स्क्वायर पाई एक्स को हमेशा जब भी इंटीग्रेट करेंगे ना, तो नॉर्मली इंटीग्रेट मत कर देना, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको कोस में चेंज करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, 0 से 1। अब इसी को आपको अच्छा इंटीग्रेट करना है ना। अभी तो आपने केवल कन्वर्ट किया है साइन को कोस में। अब आपको इसको 0 से 1 लिमिट में क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। ठीक है, तो लैम्डा वी नॉट बाई 2 निकाल लो। तो ये इंटीग्रेशन दो फॉर्म में हो गया ना, एक तो 1 का इंटीग्रेशन और एक कोस 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन। तो कोस का इंटीग्रेशन हमेशा प्लस साइन होता है, कोस का इंटीग्रेशन हमेशा प्लस साइन होता है। तो लिमिट लगा देना 0 से लेके 1, तो प्लस साइन होता है, तो साइन और जो मल्टीपल होते हैं ना वो नीचे आ जाते हैं। अब एक्स के रेस्पेक्ट में किया है तो जो मल्टीपल है वो नीचे जाएंगे। तो साइन 2 पाई एक्स 0 से 1। याद करने का बहुत सिंपल तरीका, देखो हम लोग पहले साइन बोलते हैं, बाद में कोस बोलते हैं। हम लोग पहले अवकलन बोलते हैं मतलब डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग बाद में समाकलन बोलते हैं। आप लोग ऐसे पढ़ते हो ना, ये याद करने की ट्रिक है। तो हम पहले अवकलन पढ़ते हैं बाद में समाकलन, पहले साइन पढ़ते हैं बाद में कोस पढ़ते हैं। तो साइन का अवकलन पॉजिटिव में होता है, क्योंकि हम लोग पहले पॉजिटिव पढ़ते हैं बाद में नेगेटिव पढ़ते हैं। मैंने इस तरह से याद किया हुआ है। इसके बाद मुझे सब चीज़ याद हो गई अपने आप ही, एक ट्रिक से मैंने सब कुछ याद कर लिया। साइन का अवकलन पॉजिटिव होता है, तो अल्टीमेटली कोस का अवकलन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। साइन का समाकलन पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, क्योंकि उल्टा करना है ना। जब अवकलन पॉजिटिव होता है तो समाकलन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा अल्टीमेटली। तो साइन का समाकलन नेगेटिव होता है और कोस का समाकलन पॉजिटिव होता है, उल्टा हो जाएगा फिर अपने आप ही। तो ऐसे याद करने की ट्रिक है ये।
तो अल्टीमेटली सोल्व करोगे आप इसको तो लेमडा वी नोट बाई टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन जीरो और साइन 2 पाई का वैल्यू जीरो होता है, तो इसका वैल्यू भी जीरो, इसका वैल्यू भी जीरो। तो हमारे पास कुल मिला के आंसर कितना आ गया, एनर्जी करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट, परटर्बिशन पैरामीटर लैम्डा ही सही। इसका मतलब रिजल्टेंट एनर्जी क्या हो गई हमारे पास, सेकंड ऑर्डर उसने निकलवाया नहीं है, इसलिए हम लोग रिजल्टेंट एनर्जी क्या निकाल देंगे। वैसे होता क्या फॉर्मूला रिजल्टेंट एनर्जी का, ग्राउंड स्टेट में एक्चुअल एनर्जी, फिर उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फिर उसके बाद में सेकंड ऑर्डर करेक्शन। अब उसने सेकंड ऑर्डर तो निकलवाया नहीं है ना, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेंगे, ठीक है ना। और लैम्डा उसने पहले से दिया हुआ है, करेक्शन पैरामीटर तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो एक्चुअल कितनी है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। लैम्डा उसने दिया हुआ है तो डबल मत लिख देना, लैम्डा है ना, ये हो जाएगा वी नॉट बाई टू। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, दिस इज द परफेक्ट या फिर रिजल्टेंट एक्चुअल एनर्जी, ठीक है ना। ये सवाल है। अब तुम्हें एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम लोग ये घर पे करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है ना। डू दी कैसे निकालेगा फिर से बताना सर, लैम्डा उसका रहेगा ना, सेम क्वेश्चन विद परटर्बेशन लैम्डा एक्स। बस इस सवाल को आप पूरा करिए, वही ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, वही ग्राउंड स्टेट में आपको एनर्जी करेक्शन निकालना है, पूरा कुछ करना है, और आपको बस परटर्बेशन चेंज करना है, लेमडा एक्स कर देना है। मतलब मैंने परटर्बेशन को भी एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसका आंसर आपको निकाल के लेके आना है। मैं आपको बता दूँ, इसका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो आएगा ना ग्राउंड स्टेट में, उसका वैल्यू आएगा लैम्डा बाई टू। वी नोट नहीं आएगा, बस वी नोट नहीं आएगा, बाकी ऐसा कैसे आंसर आ जाएगा। तो ये आपको करना है। चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो परटर्बेशन इस प्रकार से दे दिया जाए, नाउ इफ परटर्बेशन जो होता है ना, मान लो ऐसा है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन आते ही तो भैया सबसे आसान काम हो जाता है। डिराक डेल्टा का आना मतलब सबसे आसान काम होना। वही सेम सवाल है, ठीक है। चलो इस सवाल को चेंज करता हूँ, सवाल पूरा पूरा वही है, बस अब ये लेंथ एल कर दो विद लेंथ एल। मतलब अब 1D बॉक्स की लेंथ एल कर दी मैंने। तो मैं सारी स्टेप्स नहीं लिखाऊंगा, बस आपको करना है ग्राउंड स्टेट में, आपको काम करना है, याद रखना ग्राउंड स्टेट में काम करना है। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो अंडरवुड 2/L साइन एन पाई एक्स अपॉन एल होता है ना, तो पाई एक्स अपॉन एल, क्योंकि आप लोग ग्राउंड स्टेट में हो ना, इसलिए n बराबर 1 हो गया। और E1 ग्राउंड स्टेट में कितना जाएगा, n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर एंड एच कट स्क्वायर अपॉन 2mL स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है ना। तो वही आपको 0 से L लेंथ में निकालना है,
साइन स्टार साइन करना होता है ना, तो क्योंकि वो तो वैसे भी दोनों रियल ही है ना, तो स्क्वायर ही करना होता है सिंपली। है ना। और परटर्बेशन आपने क्या लगाया, लैम्डा डेल्टा x माइनस एल बाई टू। तो ये x से इंडिपेंडेंट चीज़ें सब बाहर निकाल लो, और जो x पे डिपेंडेंट है उनको आपको इंटीग्रेट करना है। डिराक डेल्टा सोल्व करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम डिराक डेल्टा को सोल्व करना होता है। कुछ नहीं करना होता डिराक डेल्टा में, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी काम में ले लो। डिराक डेल्टा में आपको क्या काम में लेना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये लिमिट, ये कोई फंक्शन है, यहाँ कोई डिराक डेल्टा है, तो कुछ नहीं करना होता, x जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया हुआ है, अगर फंक्शन उसी का है और डिराक डेल्टा में उसके साथ माइनस में जो होता है ना, फंक्शन को उस चीज़ से रिप्लेस कर दो, बस इंटीग्रेशन ख़त्म। कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान है। इंटीग्रेट एक्स के रेस्पेक्ट में डिराक डेल्टा एक्स माइनस समथिंग है, फंक्शन एक्स का है, तो x की जगह आप लोग उसको रिप्लेस कर दो जो x के माइनस में है डिराक डेल्टा में। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि मुझे फंक्शन में x की जगह केवल l/2 रिप्लेस करना है, क्योंकि x के माइनस में l/2 है। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, मुझे उस x की जगह l/2 रिप्लेस करना है, और हमारा इंटीग्रेशन ख़त्म। तो ये कितना हो गया, l/2, बस π/2 हो गया, है ना। π/2 साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट्स इट। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट एनर्जी मतलब अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, और लैम्डा मल्टीप्लाई विद द परटर्बेशन करेक्शन, दिस इज द रिजल्टेंट एनर्जी। ठीक है ना। तो ये बात है। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना है, अलग अलग प्रकार से। अब प्रॉब्लम कोई भी आ सकती है, लाइक 1D बॉक्स प्रॉब्लम तो मैंने आपको करा दी। हो सकता है शायद आपके पास में जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है शायद आपके पास में जो है कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाए, हाइड्रोजन एटम वाली प्रॉब्लम आ जाए। तो बस पोटेंशियल को देख के उसको पहचानना है और अलग अलग प्रकार से प्रॉब्लम को करना है। ठीक है। तो अगर आगे और भी प्रॉब्लम मुझे दिखेगी तो मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है। प्रॉब्लम मैट्रिक्स फॉर्म में भी आ सकती है, तो मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म वाली प्रॉब्लम भी करवाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स वाली प्रॉब्लम जो है ना, वो मैं सेकेंड ऑर्डर करेक्शन के साथ में आपको कराऊँगा, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन के साथ में कराऊँगा। ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर और कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती है। ये होमवर्क तो आपको करना ही है, वो दिक्कत नहीं है। होमवर्क के साथ साथ आपको वो भी करना है जो मैं देता हूँ। थोड़ा सा रुको, मैं देख लूँ एक बार। ओके, सो हैमिल्टोनियन परटर्बेशन करेक्शन,
चलिए, अभी तो मिल नहीं रहा मुझे करेक्शन पर्टर्बेशन का, पर हाँ अगर मुझे मिलता है तो आपको करा दूंगा बाद में, ठीक है ना।